नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्री पाठशाला 24/7 में। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेरी दूसरी सीरीज़ है और ये सीरीज़ आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि आपका जो होने वाला एग्ज़ाम है अभी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का, मान लीजिए अभी फार्म आने वाला है, वैकेंसी आने वाली है और आपके TGT PGT का एग्ज़ाम होने वाला है जो दिसंबर में, और LT ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि जो आप लोगों के बीच में क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आता हूं, उनमें जो भी क्वेश्चन है वो सभी आए हुए हैं किसी न किसी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो नए जुड़े हों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ है TGT में। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो आपको मैं बता दूं 18 जून 2001 को हुई थी। कब हुई थी? 18 जून 2001 को हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किस शहर में की गई थी। तो सबको पता है, अगर जान लीजिए। तो भारत का जब पूछे पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था, तो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो पंतनगर में है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और एक चीज़ यहीं जान लीजिए, जब आपसे पूछे कि भारत में पहला उद्यान विज्ञान का कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, तो मैंने उस दिन आपको बताया था, आज फिर बता दे रहा हूँ। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? सोलन हिमाचल प्रदेश में है, तो 1985 में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। कानपुर की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, कानपुर एक एग्रीकल्चर सेक्टर का क्षेत्र है। एग्रीकल्चरल क्षेत्र आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संस्थान हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे, NSI कहाँ पर है? NSI नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? ये आपके कानपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। यहीं पे दूसरी चीज़ देख लें, यहाँ पर IIPR है। क्या है? IIPR है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? तो इस्टेब्लिश किया गया था भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। ठीक है। और आप लोग जानते होंगे गन फैक्ट्री भी यहीं पर है, नमक फैक्ट्री, बहुत सारे उद्योग के क्षेत्र यहाँ पर हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आया हुआ क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड में आया था अभी हाल के एग्जाम जो हुए थे पिछले महीने में। तो पान उत्पादन की बात कर रहा है कि कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है पान उत्पादन। तो आप सबको पता होगा, अगर तो जान लीजिए, जब पान उत्पादन की बात करें तो महोबा। क्या होगा? महोबा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, कानपुर से रिलेटेड जो संस्थान थे हमने बता दिया, जो कि आप लोगों को भी पता भी होगा। वहीं पर लखनऊ में एक संस्थान है, आप जानते होंगे, कौन सा संस्थान है? IISR है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। क्या है लखनऊ में? IISR। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? 1952 में किया गया था। SBI कहाँ पर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। शस्य जलवायु, इसमें बहुत ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन में आप मत रहिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड एक अभी 2 प्रश्न और आएंगे, तो ध्यान दीजिए। जब पूछे शस्य जलवायु कृषि, उत्तर प्रदेश में कृषि शस्य जलवायु कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो आप लोग जान लीजिए कि जब शस्य जलवायु पूछे तो ये होगा 9। कितने में विभाजित किया गया है? 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है शस्य जलवायु को। ठीक है। अगर आपसे पूछे पारिस्थितिकी क्षेत्रों में कितने में बांटा गया है, तो 20 में। कितने में? 20 में। ठीक है, हाँ, पारिस्थितिक क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। ये आपके पारिस्थितिक क्षेत्र है, पारिस्थितिकीय क्षेत्र।
इसको याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता रहता है। तो पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं? 20 हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 9 है। कृषि शस्य जलवायु क्षेत्र, सॉरी यहाँ पे सदस्य लिख उठा है, इसको करेक्शन कर लीजिए। चलिए 5वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखिए इसका उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया या बांटा गया है। अभी हमने आपको बताया जस्ट पिछले प्रश्न में ही, तो इसमें आप लोग जानिए। तो जब पारिस्थितिकी क्षेत्रों की बात करें तो 20 होगा, और अगर आपसे कहे शस्य जलवायु तो 9 होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 20 है। ठीक है, चलिए 6वें प्रश्न। भारत में गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य, भारत में गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए, जब आपसे कहे व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया, गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश जो पहले स्थान पर आता है उत्पादन या प्रोडक्शन में। और अगर पूछे उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गेहूं उत्पादन में अग्रणी है, पहले स्थान पर आता है, तो गोरखपुर। गोरखपुर कौन सा जिला है? गोरखपुर है, जहाँ के आपके सीएम साहब आते हैं, बिलोंग करते हैं। तो गोरखपुर फर्स्ट स्थान पर है प्रोडक्शन इन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल की अगर हम बात करें या फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें, यानी सब्जी उत्पादन या फल उत्पादन की अगर हम बात करते हैं, तो पहले स्थान पर हमारा क्या आता है? उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा, करंट के डाटा की बात कर रहा हूँ। चलिए हम लोग 7वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सर्वप्रथम भारत में कौन सा उर्वरक बना था? तो मैं आपको बता दूं, भारत में जो सबसे पहले उर्वरक बनाया गया था, यूरिया बनाया गया था। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यूरिया। यूरिया की अगर हम बात करें तो इसको बनाया गया था 1828 में। कब बनाया गया था? 1828 में। फ्रेडरिक व्हेलर नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रेडरिक व्हेलर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रेडरिक व्हेलर। इसको थोड़ा आप लोग अपने सामने में लिख लीजिएगा। तो कौन से वैज्ञानिक थे? फ्रेडरिक व्हेलर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही क्या किया था? यूरिया की खोज की थी 1828 ईस्वी में, और ये इसको बनाया गया था। ठीक है, अब अगर यहीं हम सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो 1906 में, कब? 1906 में इसको बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? रानीपेट चेन्नई में एक जगह है, वहीं पे इसको बनाया गया था सिंगल सुपर फास्फेट को। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए 8वें प्रश्न चलते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है? केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? कहीं कहीं ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, इसलिए इसको लाया हूँ आपके बीच, याद रखिएगा, तो ये आएगा जरूर। मैं आपको बता दूं, केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला जो है ये आपके महाराष्ट्र नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। और एक चीज़ यहीं जान लीजिए, कभी कभी पूछ देता है एग्मार्क चिन्ह लगा होता है, किस में लगा होता है? तो जो एग्मार्क का चिन्ह लगा होता है वो जितने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, यानी कृषि उत्पादों पर लगा होता है। कहाँ लगा होता है? अगर चिन्ह की बात करें, एग्मार्क का चिन्ह जो होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, वहीं पे अगर हम कहें एग्मार्क की स्थापना कब की गई थी, तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन ये पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया था 1937 में। कार्य करना कब शुरू किया था? 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था 35 में, वर्किंग डेज इसका स्टार्ट हुआ था 37 में। ठीक है, हाँ, एक चीज़ यहीं और रिलेट हो रही है, 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, पूछा है कि डॉक्टर बी कुरियन यानी वर्गीस कुरियन किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आता रहता है, सिंपल है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है ये।
तो वर्गीस कुरियन साहब जो थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? यहाँ पर देखिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब की अगर हम बात करें तो ये जो थे डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना इन्होंने की थी। किसकी स्थापना? डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना। और ये भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष थे। डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किसने किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब किए थे। इसके ये अध्यक्ष भी थे। किसके? भारतीय डेयरी निगम के अध्यक्ष थे। ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति, ये दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की ये पिता हैं। किसके पिता हैं? श्वेत क्रांति के जनक। जब आपसे पूछे श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्या? व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, तो आप लोग याद रखिएगा एक किससे रिलेट करता है? ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, लेकिन इसके जो जनक हैं, जो पिता हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण एक बार पूछा गया था कि कब आया था, तो 1970 से 81 तक चला था दुग्ध उत्पादन का, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो सही होगा मैं आपको बताऊं, ये होगा बी ऑप्शन। कौन सा सही होगा? बी, डेयरी दुग्ध उत्पादन से। तो ये हम लोग 10वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखिए, फिर आपके डेयरी से रिलेटेड है। पूछा है कि पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पूछा है कि किसके द्वारा खुरपका मुंहपका रोग होता है? विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, कि कवक से होता है? इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो देखिए, पशुओं से, जो पशुओं में बीमारी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो खुरपका मुंहपका रोग की अगर हम बात करें तो ये विषाणु से होता है। किससे होता है? विषाणु से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसको वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वायरस कहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विषाणु से रिलेटेड कुछ और रोग हैं, तो उसके मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। एक ट्रिक इसकी है फर, पतंग उड़ाए होंगे, जानते होंगे। तो देखिए, इस ट्रिक से आप 4 रोगों के नाम याद करेंगे जो पशुओं में होते हैं और वो वायरस जनित रोग है। तो फ से हो गया एफएमडी, तो एफएमडी फूड माउथ डिजीज। आर से हो गया रेंडर पेस्ट। आर से क्या हो गया? रेंडर पेस्ट। रेंडर पेस्ट को पोकनी रोग कहते हैं। जब अधिक भोजन पशु कर लेता है तो उससे क्या होता है? ये बीमारी हो जाती है। और ये आपके यप से फिर हो गया फाउल पॉक्स। क्या हो गया? फाउल पॉक्स हो जाएगा, फाउल पॉक्स। आर से हो गया रानीखेत, जो मुर्गियों का प्रमुख रोग है। रानीखेत, रानीखेत, ठीक है। आर से क्या हो जाएगा? रानीखेत। तो फरफर याद रखिएगा, 4 रोग ऐसे हैं जो पशुओं में होते हैं, वो वायरस जनित रोग हैं। इसको ये इंडिकेट करता है ट्रिक आपका, ठीक है। इसका उत्तर बाकी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, गुलाब दिवस मनाया जाता है, बताइए इसका उत्तर। 28 जुलाई, 25 मई, 20 अप्रैल, 26 जून, बताइए। तो देखिए, गुलाब दिवस जो मनाया जाता है 26 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जून को। याद रखिएगा, आएगा ये प्रश्न जरूर, गुलाब दिवस 26 जून, ठीक है। चलिए हम लोग 12वें प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है 12वें प्रश्न में, अप टू डेट न्यूली प्रजाति है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। आप लोगों को अगर पढ़े होंगे तो याद होगा। बताइए किसकी प्रजाति है? ये वैरायटी है बैगन की है, कि भिंडी की है, कि आलू की है, टमाटर की है? बताइए। देखिए, अप टू डेट या न्यू लीफ की अगर बात करें तो ये आलू की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? आलू की प्रजाति है। कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, ये भी आलू की चिप्स बनाने वाली वैरायटी है। प्रोसेसिंग पर्पज़ के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी वैरायटी है। तो अप टू डेट न्यू लीफ वैरायटी आलू की है, ठीक है। परभनी क्रांति पूछे तो भिंडी की किस्म है। किसकी किस्म है? भिंडी की किस्म है। आपसे अगर पूछे आज़ाद क्रांति तो ये बैगन की किस्म है। टमाटर की एक फेमस वैरायटी है, मैं आपको बता दूं, अंगूर लता। कौन सी किस्म है? अंगूर लता, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इसको याद रखिएगा। सोलेनम टिब्रेसम आलू का वैज्ञानिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, पूछा है अंगूल एक किस्म है। अंगूल किसकी किस्म है? बताइए। भेड़ की है, बकरी की है, कि गाय की है, भैंस की है? देखिए, अंगूल जो है एक गाय की किस्म है। किसकी किस्म है? गाय की। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। भैंस की एक किस्म है जिसमें 13% लगभग वसा पाई जाती है। उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन सी भैंस की किस्म है।
चलिए हम लोग 14वें प्रश्न पर चलते हैं। अरहर को सामान्यतः कहते हैं, अरहर को आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसलिए ये प्रश्न आ सकता है, मैं आपके बीच इसीलिए लाया हूँ। बताइए अरहर को किस नाम से जाना जाता है और क्या क्या कहते हैं इसको? ब्लैक ग्राम कहते हैं कि रेड ग्राम कहते हैं, बंगाल ग्राम कहते हैं, ग्रीन ग्राम कहते हैं? बताइए इसका उत्तर। तो देखिए अरहर को मैं आपको बता दूं रेड ग्राम या पिजन पी या तुअर इस नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसका वैज्ञानिक नाम है कजानस केजान, फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है। कौन सी फैमिली है? लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी है। ठीक है, फेबेसी जिसका ओल्ड नया नाम। इसमें गुणसूत्र संख्या 22 होती है। प्रोटीन की मात्रा भी लगभग होती है 22.3। तो गुणसूत्र और प्रोटीन जो है इसमें सेम है, इसको आप याद रखिएगा। कितना है प्रोटीन? 22.3। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। 15वें प्रश्न में लिखा है कौन सा जीन नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है? लेग्यूमिनस जो हमारी क्रॉपें होती हैं, दलहन वर्ग की जो फसलें हैं, उन सभी में एक जीन पाया जाता है, उनके रूट में नोडुल्स फॉर्म में पाया जाता है। तो कौन सा जीन है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण का कार्य करता है? बताइए इसका उत्तर। निफ जीन है, नूरिन 1 है, नूरिन 10 है? बताइए। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो जीन उत्तरदायी होता है उसका नाम है निफ जीन। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी अगर नूरिन 10 एक गेहूं की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? गेहूं की एक किस्म है, गेहूं की। ठीक है, नूरिन 10 गेहूं की एक प्रजाति है और ये ड्वार्फिंग वैरायटी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में कौन सी फसल का चित्र है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में आया था ये। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के चिन्ह में कौन सी फसल का चित्र है? बताइए। सब देखे होंगे उसको, लोगों को, जो उसमें लोगो लगा होता है, उसमें आप देखे होंगे। तो पहली बात तो जान लीजिए कुछ आप ICR के विषय में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विषय में जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म जो है कई बार चेंज होकर कंप्लीट हुआ, आपके यहाँ इंडियन हुआ था। पहले इसका था 1926 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के नाम से। कब था? 1926 में अगर हम कहें तो ये क्या था? रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर के नाम से था। लेकिन 16 जुलाई 1929 को, कब? 16 जुलाई 1929 को इसका जो नाम पड़ गया वो हो गया था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या हो गया? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। उसके बाद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो वर्तमान में आपकी दिल्ली में है। एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी संस्था है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसके जो पहले DG थे, डायरेक्टर जनरल थे, BP पाल साहब थे। कौन थे? BP पाल। इसको भी याद रखिएगा, फर्स्ट DG पूछ सकता है ICR। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, सरसों के पौधों की फली के नाम से जानी जाती है, यानी सरसों की जो फली होती है किस नाम से जानी जाती है? कैप्सूल, पोम, सिल्कुआ, ड्रुप? बताइए। तो जो सरसों की फली होती है दोस्तों, उस सिल्कुआ उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्कुआ। यहीं पर कैप्सूल के विषय में जान लेते हैं। आंवला जो होता है उसके जो फली होते हैं उस आंवले को किस नाम से जानते हैं? कैप्सूल वर्ग में रखा जाता है। पोम वर्ग में कुछ फ्रूट्स आते हैं, आप जानते होंगे, जो हमारे टेम्परेट नेचर के हैं। क्या क्या है पोम में? एप्पल, पियर, क्वींस, लोकार्ट। क्या क्या है? एप्पल, पियर, क्वींस, लोकार्ट। ठीक है, लोकार्ट। ड्रुप यार स्टोन, ड्रुप को स्टोन भी कहते हैं। तो इसमें आम आता है, बेर आता है, बेल आता है, कोकोआ आते हैं, काफ़ी आते हैं, ये सभी आपके ड्रुप में आते हैं। इसको स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग 18वें प्रश्न चलते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, मूंगफली के दानों में वसा व तेल की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मूंगफली का जो दाना होता है उसमें वसा या तेल दोनों की मात्रा कितनी होती है? बताइए। 20, 26, 40, 45? देखिए इसमें जो वसा या तेल की बात अगर कर रहा है तो 45% वसा या तेल की मात्रा होती है। अगर आपसे प्रोटीन पूछे तो प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 26% होती है। मूंगफली में कितना परसेंट होती है? 26%। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग 20वें प्रश्न पर चलते हैं।
19वें प्रश्न पे, निम्न में कौन मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य है? यूपी कैडेट में आया था, एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम में भी आया था। मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य, मानव किस धान्य क्रॉप को बनाया था? तो मनुष्य के द्वारा जो निर्मित धान्य क्रॉप है वो ट्रेटकेल है। कौन सी है? ट्रेटकेल है। किसके क्रॉस से बना था? तो गेहूं गुड़े राई से। ये भी पूछा जा सकता है ट्रेटकेल किससे बना था मिलकर, तो गेहूं गुड़े राई, इसकी क्रॉस कराई गई थी तब ट्रेटकेल बना था। ठीक है, तो मानव निर्मित पूछे तो आप इसको बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा और कई बार ये आपके एग्जाम में आया हो। उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद, तो देखिए जब उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद पूछे तो आपकी कौन सी होगी? सनई होगी, ढैंचा होगी, कुर्द होगी, मसूर होगी? बताइए। देखिए जब उत्तर प्रदेश की मुख्य हरी खाद कह रहा है तो होगा ढैंचा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ढैंचे का वैज्ञानिक नाम कहीं कहीं पूछ देता है, तो सस्बेनिया रोस्ट्रेटा। क्या है? सस्बेनिया रोस्ट्रेटा। ठीक है, सस्बेनिया रोस्ट्रेटा इसका वैज्ञानिक नाम है ढैंचे का। ठीक है, और एक चीज़ जान लीजिए, ढैंचे में जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है लगभग 180 से 210 केजी पर हेक्टेयर भूमि में नाइट्रोजन को सिंचित करता है। कितना? 180 से 210 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, सनई का वैज्ञानिक नाम की अगर हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम है क्रोटोलेरिया झांसिया, सबको पता होगा। उर्द का वैज्ञानिक नाम बिगना मूंगो है, मसूर का है बिगना रेडियाटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न देखिए, पूछा है कि भारत में कृषि जलवायु प्रदेश हैं। बताइए भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं? भारत में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? तो भारत की अगर हम बात करें तो 15 कृषि जलवायु प्रदेश। कितने हैं? 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, जिसमें आपका यूपी जो है, यूपी 5 जलवायु प्रदेशों में है। कितने में है? 5, अकेले 5 में है ये भाई साहब। ठीक है, बाकी अलग अलग में बटे हुए। चलिए हम लोग 22वें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 22वां प्रश्न, किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान डाटा से बताइएगा आप लोग, वर्तमान में ही पूछा गया था। किस राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत के? तो बताइए। बिहार में होता है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। देखिए जब गन्ने के उत्पादन की बात करें तो आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश। व्हीट प्रोडक्शन की हमने बात की, यहाँ पर शुगर केन प्रोडक्शन की बात कर रहा है, तो इन सब में, आंवले में भी अगर पूछें तो इन सब में क्या है? स्टेट में आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, हाँ इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, पूछा है ATMA यानी आत्मा जिसको आप लोग कहते हैं, आत्मा का पूरा नाम क्या है? वो वाली आत्मा नहीं है जो आप परमात्मा से जोड़ते हैं, यहाँ पर आत्मा जो है वो एग्रीकल्चर की आत्मा है। बताइए ATMA का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एसोसिएशन है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एजेंसी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मिशन एसोसिएशन है? चारों ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, जब आत्मा की हम बात करें तो इसका पहले तो उत्तर जान लीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 6 नवंबर 2005 को किया गया था। कब स्थापना की गई थी? 6 नवंबर 2005। केंद्र सरकार ने इसकी स्थापना की थी और किसानों की नई तकनीकी और उनके आवश्यक जो जानकारियां उन्हें उपलब्ध करनी होती है उसके लिए इसको लाया गया था। इसका काम ये भी होता है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे हैं उन सभी को, और जो हमारे गैर सरकारी संगठन हैं जो गवर्नमेंटेड नहीं है, नॉन गवर्नमेंटेड हैं, उन संगठनों को एक साथ ये जोड़ता है और फिर उस पर कार्य करता है। इसके जब खर्च की बात आती है, टोटल इनकम इसको, यानी कि 90% केंद्र सरकार इनकम प्रोवाइड कराती है खर्चे, और लगभग 10% राज्य देते हैं, यानी स्टेट इसको 10% देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लगभग 90% देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ तो इसको याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देखिए, पूछा है कि VAM क्या है? बताइए।
जीवाणु है कि विषाणु है कि शैवाल है कि कवक है? बताइए। विषाणु है, वायरस है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है कि शैवाल है, कवक है? VAM का मतलब आप लोग पहले जानिए। यह एक पौधों की जड़ों के पास पाया जाने वाला फंगी है या कवक होता है। क्या होता है? पौधों की जड़ों के पास पाया जाने वाला एक क्या है? ये कवक है। ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसका पूरा नाम क्या है? वेसिकुलर अरवस्कुलर माइकोराइजल। क्या है? वेसिकुलर अरवस्कुलर माइकोराइजल। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, कहीं कहीं पूछ देता है इसका पूरा नाम। ठीक, क्या है? पौधों की जड़ों के पास पाया जाने वाला एक कवक है। चलिए हम लोग 25वें प्रश्न पर चलते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से कि ग्रीक भाषा से कि इंग्लिश भाषा से कि अरबी भाषा से? बताइए। मानसून शब्द जो है आपका किस भाषा से लिया गया है? और आप जानते हैं बिना मानसून के एग्रीकल्चर संभव नहीं है। ठीक है, तो मानसून शब्द जो आपका है वो अरबी भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अरेबियन सी में पहले इसकी ज़्यादा चर्चा होती थी और वहीं से इसको लाया गया था। तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखिए, पूछा है कि कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कृषक भारती पत्रिकाएं हैं और कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं जो एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होती हैं, वहीं से प्रकाशित की जाती हैं। ठीक है, तो कृषक भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? गोविंद बल्लभ पंत नगर, जो आपका गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी है। NDUT नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो कुमारगंज फैजाबाद में है। CSA चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी जो कानपुर में है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा बताइए। कृषक भारती पत्रिका की अगर हम बात करें तो जो कृषक भारती पत्रिका है ये CSA कानपुर से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? CSA कानपुर, यहीं से इसको प्रकाशित किया जाता है। एक पत्रिका है जो किसान भारती, ये आपके पंतनगर से प्रकाशित की जाती है। कौन सी पत्रिका? किसान भारती। पूछ सकता है किसान भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती है? तो ये आपके पंतनगर गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी से प्रकाशित की जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग 27वें प्रश्न पे चलते हैं। 27वें प्रश्न में पूछा है कि गन्ने के गुणसूत्रों की संख्या होती है। शुगर केन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है बताइए। तो देखिए आप लोग, गन्ने में गुणसूत्र की संख्या 2 क्वांटिटी में होती है। 2 नामों से गन्ने को जाना भी जाता है, 2 इसकी स्पीसीजें हैं कह सकते हैं आप। तो गन्ने में अगर कहें तो जो आपका पॉपुलर गन्ना है इसको सेकेरम ओफिसिनेरम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेकेरम ओफिसिनेरम। सेकेरम ओफिसिनेरम, सिनेरम। ठीक है, सेकेरम ओफिसिनेरम ये हमारे यहाँ ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। इसमें गुणसूत्र की संख्या अगर कहें तो 80 है। कितनी है? 80 गुणसूत्र है। सामान्य गन्ना भी इसको कहते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। एक चीज़ और जान लीजिए, जो दूसरी स्पीसीज है इसकी सेकेरम बारबेरी। कौन सी है? सेकेरम बारबेरी। सेकेरम बारबेरी जो आपकी है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 82 होती है। कितनी होती है? 82 होती है। तो दोनों याद रखिएगा। इसमें 2 गुणसूत्र, एक गुणसूत्र और दिया हुआ है 2n डैश दिया है 130। तो ये जान लीजिए ओकरा का गुणसूत्र है, भिंडी की, एबल मॉस्को सस्कुलेंट। चलिए आगे बढ़ते। 28वां प्रश्न देखिए, मशरूम संबंधित है। बहुत खाते हैं आप लोग, बताइए किससे संबंधित है? कुछ लोगों का तो फेवरेट होगा ये। मशरूम संबंधित है, विषाणु से है, जीवाणु से है, फफूंद से है, शैवाल से संबंधित है? बताइए। तो देखिए मशरूम की अगर हम बात करें, मशरूम जो हमारा संबंधित है एक फफूंद है। मशरूम क्या है? एक फफूंद है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ठीक है, फंगी है मशरूम एक। और मैं आपको बता दूं मशरूम की 2 स्पीसीजें हैं जो खाई जाती हैं। एक पहली स्पीसीज का नाम है एगेरिकस बाइस्पोरस। क्या नाम है? एगेरिकस बाइस्पोरस।
स्पोरस, और दूसरी स्पीसीज इसकी जो है एगेरिकस बाइटार्किस है। ठीक है। एगेरिकस बाइस्पोरस को बटन मशरूम भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा। जो आप लोग मार्केट में देखते हैं ना, बटन की तरह होता है शेप उसका, तो उसे एगेरिकस बाइस्पोरस कहते हैं। मशरूम आपका एक फफूंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न देखिए, पूछा है कि सरसों के तेल में तीखापन का कारण होता है। जब आप शुद्ध सरसों का तेल घर से लाकर खाइएगा कभी, तो उसमें देखेंगे थोड़ा सा तीखापन दिखेगा, यानी चरचराहट होती है। बताइए किस एसिडिटी के कारण होती है? अमीनो एसिड, इरूसिक एसिड, ग्लूकोसिलेट्स, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा उत्तर सही है? देखिए, सरसों का जो तेल होता है एक्चुअली उसमें पाया जाता है ग्लूकोसिलेट्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ग्लूकोसिलेट्स पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। उसमें तीखापन का प्रमुख कारण है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 30वें प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हवा का वेग नापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विज्ञान से रिलेटेड है। बताइए, आप लोगों को पता भी होगा कुछ को। एनीमोमीटर से, कि बैरोमीटर से, कि हाइड्रोमीटर से, कि रिफ्रैक्टोमीटर से हवा का वेग किससे नापा जाता है? देखिए, हवा के वेग की अगर हम बात करें तो एनीमोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? एनीमोमीटर से। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका। वहीं पे अगर हम कहें हवा की दिशा यानी वायु की दिशा किससे नापी जाती है? वायु की दिशा जो आपकी है वो विंड वेन से नापी जाती है। किससे नापी जाती है? विंड वेन से। ठीक है। और अगर कहें वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है? तो बैरोमीटर से। क्या इससे नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब। याद रखिएगा, ये आता है क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, आज यहीं तक दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे इस चैनल से नए जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रश्नों की जो श्रृंखला हम आपके बीच ला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आए हुए प्रश्न हैं, तो इसको ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।